Hey guys, what's up? Kya chal? Welcome all of you in this video, and today we are going to discuss a very interesting question on TDS, that is section 194N. As you know that through the title of this video, that we are going to discuss new practical sums on income tax amendments which has been brought in by the Finance Act 20, and कुछ जबरदस्त ऐसे अमेंडमेंट्स आए हैं जिसका आज तक कभी कोई सम्स इंस्टीट्यूट के मैट में नहीं था, क्योंकि न्यू अमेंडमेंट है, न्यू पर्टिकुलर तरह के सम्स, न्यू पर्टिकुलर तरह के प्रोविजंस है। तो दैट इज वाई ऑल ओवर इंडिया से इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट करे थे कि सर हमें प्लीज अमेंडमेंट्स जो आपने वीडियोस रिलीज किया है उसका थोड़ा सम्स भी कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो गाइज, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लास्ट 2 वीडियोस अपने ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, मेरे चैनल में जाके प्लीज देख लीजिए। 2 वीडियोस में अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 115 BAC का न्यू रेट ऑफ टैक्स प्लस रेसिडेंशियल स्टेटस के जो नया सेक्शन है उसका जो अमेंडमेंट्स है उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल सम्स इंस्टीट्यूट ने आरटीपी May 21 टर्म में दिया था वो भी मैं डिस्कस कर दिया हूं आपके लिए। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन सेक्शन 194N। सेक्शन 194N, एज द नेम सजेस्ट, इज द TDS rate which is imposed, which is deducted by the banks on the cash withdrawals made by the डिपॉजिटर। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 1 या 2 या 3 4 अकाउंट है एक पर्टिकुलर बैंक में, और मैं अगर 1 करोड़ से ज़्यादा, आई रिपीट, मैं 1 करोड़ से ज़्यादा पूरे साल में अगर कैश विड्रॉल कर लिया, तो जितना 1 करोड़ से एक्सेस मैंने कैश विड्रॉ किया पूरे साल भर में, उस पर मेरा 2% TDS कटने वाला है। 1 करोड़ से ज़्यादा जो भी मैं कैश विड्रॉ कर रहा हूँ पर्टिकुलर बैंक से, जितने भी अकाउंट है मेरे बैंक में, उस बैंक मेरे पे 2% TDS चार्ज करेगा, आई मीन डिडक्ट करे। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन तो पहले से बना के रखा था। फाइनेंस एक्ट 20 ने इसमें क्या अमेंडमेंट किया? फाइनेंस एक्ट 20 ने बेसिकली बैंक के ऊपर एक एडिशनल बर्डन डाल दिया, जहां पे बैंक को क्या करना पड़ेगा, जितने भी रेसिपिएंट जिसको पे कर रहे हैं वो चेक करना पड़ेगा कि क्या उनका पिछला 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड है, क्या उनका पिछला 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड है। सर पिछले 3 साल का मतलब क्या? पिछले 3 साल का मतलब ये कि जिस साल बैंक ने पेमेंट किया है, जिस साल बैंक ने कस्टमर को पेमेंट किया जिसके लिए वो TDS एप्लीकेबिलिटी निकाल रही है, उस साल के इमीडिएट 3 साल पहले का आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या पेई ने जिसके ऊपर आप जिसको आप अल्टीमेटली पेमेंट कर रहे हो, बैंक को बोला जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर लिया है। ऑल द 3 इयर्स का अगर इनकम टैक्स रिटर्न्स वो फाइल नहीं किया है और जिसका टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 139(1) हैज बीन एक्सपायर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। अगर 139(1) मतलब जिसका ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जो है 31 जुलाई या 30 सितंबर या 30 नवंबर, वो एक्सपायर हो चुका है और वो 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है, आई रिपीट, यानी ओरिजिनल टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया और अभी तक वो 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो इन दैट केस 194N में मॉडिफिकेशन किया गया कि थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1 करोड़ विल रिड्यूस टू 20 lakhs, यानी 20 lakhs के ऊपर ही उस पे TDS आपको काटना पड़ेगा। अगर वो 20 lakhs से ज्यादा कैश विड्रॉ कर देता है पर ईयर तो TDS काटना पड़ेगा। और उसमें एक स्लैब रेट कर दिया गया कि 20 lakhs से ज्यादा कैश विड्रॉ कर रहा है अप टू 1 करोड़ तो 2% TDS कटेगा, और 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ किया तो उस एक्सेस लिमिट पे 5% TDS कटेगा। सर ऐसा मॉडिफिकेशन प्रोविजन अप्लाई तभी होगा जब सामने वाला पर्सन जो जिसका अकाउंट है, अगर वो पिछले 3 साल होगा, पिछले तीनों सालों का अगर वो ITR फाइल नहीं किया है जिसका टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है अंडर सेक्शन 139(1), और अगर वो ITR फाइल नहीं किया है पिछले 3 सालों का, तो तब जाके मॉडिफिकेशन एप्लीकेबल होने वाला है, वरना मॉडिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। सर मान लो 3 साल में 1 का फाइल कर दिया, 2 का फाइल नहीं किया, तो मॉडिफिकेशन एप्लीकेबल होगा। 3 साल का ITR फाइल नहीं है जिसका टाइम लिमिट अंडर 139(1) एक्सपायर हो चुका है, यानी ओरिजिनल टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है। हाँ, हो सकता है, देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट, मतलब जानकारी आपको देना चाहूंगा कि सर इनकम टैक्स रिटर्न्स में अगर आप ओरिजिनल रिटर्न टाइम लिमिट में फाइल नहीं करते तो आपके पास और एक ऑप्शन होता है दैट यू कैन फाइल बिलेटेड रिटर्न। क्या इस सेक्शन में ऐसा कुछ बोला है कि आप बिलेटेड रिटर्न ही फाइल नहीं कर सकते? क्या इस सेक्शन में ऐसा कुछ बोला है कि आप बिलेटेड रिटर्न ही फाइल नहीं कर सकते? सर इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसमें यह बोला है कि ओरिजिनल टाइम लिमिट आपका 139(1) के अंदर एक्सपायर हो गया है और आप उसके बाद भी रिटर्न फाइल नहीं किए हो, देन इन दैट केस बैंक के पास ऑप्शन है कि बैंक आपका TDS
20 लाख के ऊपर ही काटना चालू कर देगा 2% पे, और 1 करोड़ के ऊपर जाते 5% पे टीडीएस काटेगा। तो चलो ये अमेंडमेंट मैंने डिस्कस किया, मैं आपको इसका सम्स भी करवा देता हूँ। डॉक्टर सरगुन मेंटेन 2 बैंक अकाउंट, 1 अकाउंट विद कैनारा बैंक फॉर हर प्रोफेशन एंड अ सेविंग बैंक अकाउंट विद एसबीआई। तो गाइज ये जो भी मैं आपको बोला 194N ये बैंक वाइज एप्लीकेबल होगा, क्योंकि डिडक्टर अलग अलग है, एक बैंक है कैनारा बैंक और एक है एसबीआई। फॉलोइंग आर द डिटेल्स फॉर विड्रॉल्स फ्रॉम दीज अकाउंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। क्या क्या विड्रॉल्स का डिटेल है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 25 लाख, 29 लाख, 14 लाख, 20, 18 लाख, 21, 26 लाख 23,000 और 7 लाख 56,000। मतलब पूरे साल भर कितना कैश विड्रॉल हो रहा है, एक बार आइए इसको चेक कर लेते हैं। पूरे साल कितने कैश विड्रॉल हो, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 25 लैक्स प्लस 29 लैक्स प्लस 14 लाख 20,000 प्लस 18 लाख 21,000 प्लस 26 लाख 23,000 प्लस 7 लाख 56,000, करेक्ट। तो ये अपने को दे देता है 1 करोड़ 20 लैक्स 20,000। पूरे साल इतना कैश विड्रॉ हो गया है, 1 करोड़ 20 लैक्स 20,000। तो 1 करोड़ 20 लैक्स 20,000 अपना क्या हो गया, कैश विड्रॉ हो गया। तो गाइज 1 करोड़, जस्ट 1 मिनट, 1 करोड़ 20 लैक्स 1 करोड़ 20 लैक्स 20,000, यानी 1 करोड़ से कितना ज्यादा हो गया सर, 20 लाख 20,000। 1 करोड़ से कितना ज्यादा हो गया, 20 लाख 20,000। तो 20 लाख 20,000 पे टीडीएस कटने वाला है। क्या रेट पे कटेगा अभी नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा कटने वाला है, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टोटल कितना विड्रॉल्स हुआ है, 15 लाख 50,000 प्लस 14 लाख 1000 प्लस 16 लाख 13,000 विच कम्स टू 45 लाख 63,000। ये टोटल मिला के क्या दे रहा है, 45 लाख 63,000। मतलब टोटल विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई कितना है, 45 लाख 63,000, ठीक है। टोटल विड्रॉल फ्रॉम कैनारा बैंक कितना है, 1 करोड़ 20 लैक्स 20,000, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या बोला है, शी फर्निश्ड her return of income for the assessment year 2021 and the assessment year 2019-20 on or before the time limit prescribed under section 139(1). यानी ये बोलना चाह रहा है कि उसने अपना रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021 का और असेसमेंट ईयर 1920 का टाइम लिमिट अंडर 139(1) जो है उसके पहले फाइल कर दिया। गाइज ये कौन सा साल का आपको दे रहा है, आपको असेसमेंट ईयर 21-22 का आपको डिटेल्स दे रहा है। यानी आपको बोलना चाह रहा है कि इस साल अगर आपने विड्रॉ किया है तो पिछले 3 साल का इंफॉर्मेशन, यानी 2021 और 1920। 2021 का भी बोल रहा है कि उसने 139(1) का टाइम लिमिट के पहले फाइल कर दिया है और 1920 का भी फाइल कर दिया। लेकिन व्हाट अबाउट 18-19, अपने को तो 3 साल का इंफॉर्मेशन देखना, अपने को 2 साल का प्रीसीडिंग ईयर का नहीं देखना, अपने को 3 साल का देखना है। तो यहां पर बोल रहा है फॉर द AY 18-19 एंड AY 17-18 शी हैज फर्निश्ड हर रिटर्न ऑफ इनकम बिलेटेडली मतलब फाइल किया है कि नहीं किया, ये बताओ मेरे को। सर 194N बोलता है कि जिसका टाइम लिमिट 139 के अंदर एक्सपायर हो गया है 3 साल का, अगर तीनों साल का रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तब जाके वो स्पेशल मॉडिफिकेशन एप्लीकेबल होगा। लेकिन गाइज मेरे को बताइए, अगर 139 टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया बट वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दिया और फाइल कर दिया है, तो क्या ये मॉडिफिकेशन एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो। जो स्पेशल मॉडिफिकेशन जो अमेंडमेंट है वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 2021 में रिटर्न फाइल हुआ है, 1920 का भी रिटर्न फाइल हुआ है, 18-19 का भी रिटर्न फाइल हुआ और 17-18 का भी रिटर्न फाइल हुआ है। मेरा बात समझे? अब जैसे देखो छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं। असेसमेंट ईयर 2021 का 139(1) का टाइम लिमिट बताओ। असेसमेंट ईयर 2021 का 139(1) का टाइम लिमिट बताओ। सर ये कौन है? डॉक्टर शगुन है। 139(1) का इनका टाइम लिमिट बताओ। अगर मान लो इनका टैक्स ऑडिट होता भी है तो 31 अक्टूबर 31 असेसमेंट ईयर तो 1920 हुआ, तो 31 अक्टूबर 2020। तो असेसमेंट ईयर 2021 का 31 अक्टूबर है, या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो 30 नवंबर है, वरना 31 जुलाई है। तो बताओ क्या इसका टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया? यस सर, इसका टाइम लिमिट तो एक्सपायर हो गया है। असेसमेंट ईयर 2021 का तो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया, 1920 का भी हो गया है, 18-19 का बोल दिया कि इसने रिटर्न बिलेटेडली भी फाइल कर दिया है। तो सर तीनों साल का रिटर्न तो फाइल है, तो मॉडिफिकेशन इस केस में एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। इज एनी टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर 194N ऑन विड्रॉल्स मेड बाय शगुन फ्रॉम कैनारा बैंक एंड एसबीआई बैंक? सरगुन जो भी विड्रॉल किया, क्या इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा? अब इसमें ऑप्शन बताइए। सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो 45,63,000 है, यहाँ पे तो कोई टीडीएस डिडक्ट होने वाला नहीं है कि 1 करोड़ का लिमिट से कम है। लेकिन इसमें 1 करोड़ 20,20,000 पे 20,20,000 एक्सेस अमाउंट हो रहा है, बट यहाँ पे मॉडिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है, तो इस केस में 2% टीडीएस कटना चाहिए। 20,20,000 पे 2% टीडीएस ये तो होने वाला नहीं है।
20 देखिए 5% बोल रहा है, नहीं होगा, मॉडिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन टीडीएस डिडक्टेबल एट सोर्स ऑन 20,20,000 एट 2% बाई केनारा बैंक एंड नो टैक्स इज डिडक्टेबल बाई एसबीआई। दिस इज द करेक्ट आंसर कि एसबीआई तो डिडक्ट करेगा नहीं, जो डिडक्ट करेगा केनारा बैंक करेगा, वो भी 2% करेगा एक्सेस ओवर 1 करोड़ पे। मॉडिफिकेशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा कि पिछले 3 साल में जो एसएससी है उसने रिटर्न फाइल कर दिया है, उसको कोई रिटर्न पेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था टीडीएस का, जिसके लिए मैं एक वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं सोचा आपको बता दूं, आपको डिस्कस कर दूं, ताकि आपके दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन्स है टीडीएस को लेके 194N वाला स्पेशली, वो दूर हो जाएगा इस। ठीक है, एक और सम है टीडीएस का, वो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं। और एक सम पूछा गया था टीडीएस में आरटीपी में 21 एडिशन में, क्वेश्चन नंबर 15A। Examine and explain the TDS implication in the following cases along with the reasons thereof, assuming that the deductees are residents and having a PAN which they have duly furnished to the deductors। मतलब मान लो कि डिडक्टी का पैन डिडक्टर के पास पहुंच गया, आपको टीडीएस इंप्लीकेशन बताने इस सारे केसेस में। पहला, मिस्टर कुणाल ने 10,20,000 रिसीव किया on 20th February 2021 as a premature withdrawal from recognized from employees provident fund scheme before continuous service of 5 years। मतलब सर कुछ याद आ रहा है आपको? premature withdrawal from RPF section number 192A, प्री-मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ सेक्शन नंबर 192A इस बात का गवाही करता है कि अगर आपने आरपीएफ से प्री-मेच्योर पैसा निकाला तो आपके ऊपर टीडीएस का इम्प्लीकेशन आ जाएगा सेक्शन 192A में। लेकिन यहाँ पे अपने रूल 8 ऑफ पार्ट ए में पढ़े थे कि यहाँ पे अगर आपका कंटिन्यूस 5 ईयर्स तक सर्विस हुआ है, उसके बाद आप विड्रॉ कर रहे हो तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। या फिर अगर आप 5 ईयर्स तक काम नहीं किए लेकिन आपको छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ योर इल हेल्थ, बिकॉज ऑफ द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बिकॉज ऑफ एनी रीजन बियॉन्ड योर कंट्रोल, अगर आपको छोड़ना पड़ा आपका जॉब, इन दैट केस भी ये इनकम क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। तो सर अगर ये इनकम ही एग्जेम्प्ट होगा तो सर टीडीएस इंप्लीकेशन भी कुछ नहीं आने वाला, बिकॉज यहां पर बोल रहा है बिफोर कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इल हेल्थ। इल हेल्थ के कारण आपने प्रीमेच्योर विड्रॉल किया तो ये इनकम पे टीडीएस नहीं कटने वाला, सेक्शन 192A पे ये टीडीएस नहीं कटने वाला। आपको सिंपली इसका आंसर दे देना है, नो टीडीएस विल बी डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 192A बिकॉज द एम्प्लॉयमेंट वाज टर्मिनेटेड बिकॉज ऑफ इल हेल्थ रीजंस। नेक्स्ट, इंडियन बैंक सैंक्शनड एंड डिसबर्स्ड अ लोन ऑफ 12 करोड़ टू बी लिमिटेड। एक कंपनी को एक बैंक ने लोन दे दिया 12 करोड़ का ऑन 31 दिसंबर। कंपनी ने पेमेंट किया 1,20,000 एज अ सर्विस फी टू द इंडियन बैंक फॉर प्रोसेसिंग द लोन एप्लीकेशन। बड़ा विचित्र सवाल है ये कि लोन बैंक ने दिया है कंपनी को और बैंक ने लोन के साथ साथ लोन प्रोसेसिंग फीस विच इज कमिंग टू 1,20,000 बैंक को दिया। कंपनी ने बैंक को लोन प्रोसेसिंग फीस दिया। तो गाइज एक बार आपको बता दूं, ये जो सर्विस फी है ना, ये बेसिकली सेक्शन नंबर 194A दैट इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इसमें जो इंटरेस्ट का डेफिनेशन है उस इंटरेस्ट का डेफिनेशन में सर्विस फी भी इंक्लूडेड है कि बैंक को जो सर्विस फी दिया जाता है वो भी इंटरेस्ट का ही पार्ट बनेगा, तो उसके ऊपर भी टीडीएस कटा जा सकता है। लेकिन सेक्शन 194A में अगर आपको याद है, कोई भी सम अगर बैंक को दिया जा रहा है, कोई भी पेमेंट अगर बैंक को दिया जा रहा है तो उसमें तो टीडीएस डिडक्टेबल ही नहीं होता। वो अपने सेक्शन 194 कैपिटल में पढ़े थे कि इन दिस केस भी जो सम 1,20,000 आप इंडियन बैंक को दे रहे हो, क्योंकि वो एक इंडियन बैंक को दे रहे हो, एक बैंक को दे रहे हो, तो इन दैट केस नो टीडीएस विल बी डिडक्टेबल ऑन द बैंक, नो टीडीएस विल बी डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194 कैपिटल ए, नो टीडीएस विल बी डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194 कैपिटल ए। Next, Mr. Agam working in a private company is on a deputation for 5 months। वो 5 months के लिए क्या है? डेप्यूटेशन में है। From October 22 फरवरी 2021, 5 महीना के लिए वो डेप्यूटेशन में है। अक्टूबर से लेके फरवरी तक वो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। डेप्यूटेशन मतलब उनको कहीं भेजा गया है काम करने के लिए और वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अक्टूबर से फरवरी उनको भेजा गया। कहाँ भेजा गया? मुंबई में भेजा गया, जहाँ पे ही पेज अ मंथली हाउस रेंट ऑफ 32,000 फॉर दोज 5 months टोटलिंग टू 1,60,000। ध्यान से सुनना, वो एक जगह पे रह रहे हैं, टेम्पररी उनको ट्रांसफर मिला है, 5 महीना के लिए डेप्यूटेशन पे गए हैं। जनरली ऑब्वियसली वो सैलरीड क्लास है। क्या है? सैलरीड क्लास। तो वो एक इंडिविजुअल है, वो रेंट पेमेंट करे कितना? 32,000 वो 5 महीना के लिए, जिसका टोटल आ रहा है 1,60,000। क्या रेंट पे बाय एंड द रेंट पेड बाय हिम इज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रेलिवेंट मंथ। हर मंथ का पहला तारीख वो रेंट
32,000 पेमेंट करते हैं मुंबई में। आपको इसका टीडीएस इंप्लीकेशन बताना है। तो गाइस टीडीएस ऑन रेंट पे दो सेक्शन अपने पढ़े थे प्राइमा फेसी 194I। वहां पे जो इंडिविजुअल जिसकी पुराने साल में उतना टर्नओवर है जितना 1,50,00,000 जितना है, तो इन दैट केस ही इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194I ओवर एंड अबव 2,40,000 पर एनम। लेकिन इफ ही इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194I, मतलब कि वहां पे अगर मान लीजिए उसका टर्नओवर पिछले साल इतना क्रॉस नहीं कर रहा है बिजनेस से या प्रोफेशन से, तो इन दैट केस ही विल बी लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194IB। एंड 194IB कब लगता है? जब 50,000, आई रिपीट 50,000 पर मंथ का एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर 50,000 पर मंथ का थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसके नीचे आपका टीडीएस कटने का नहीं है। यहां पे तो आप 32,000 पर मंथ का रेंट दे रहे हो, तो क्या 194I में आप लायबल हो? सबसे पहले द आंसर इज नो, आप लायबल हो 194IB में। अब 194IB में मुझे बताइए क्या आप लायबल हो इन दिस केस, क्योंकि सर थ्रेशोल्ड लिमिट से 32,000 है, जस्ट वेरी लेस। तो यहां पर भी नो टीडीएस विल बी डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194IB, बिकॉज जो लिमिट है वो पर मंथ का लिमिट है और 32,000 पर मंथ ही है, तो यहां पे टीडीएस नहीं कटा जाएगा। नो टीडीएस विल बी डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194IB। सो आई एम श्योर दैट आपको इस वीडियो से, आपको इस दो सम से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आरटीपी में 21 टर्म है, एकदम रीसेंट है, तो दोनों काम हो गया। देखिए अमेंडमेंट भी सॉल्व हो गया, प्लस इस तरीके से हम लोग ने सम्स भी अलग से प्रैक्टिस कर लिया। तो ये रहा हमारा टीडीएस टीसीएस का सवाल। लेकिन रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? एक दो सवाल आपको और दिखा देता हूं जो आपके इंस्टीट्यूट ने इस बार पूछा था। ऑल्दो मैं नेक्स्ट वीडियो में टीसीएस का अलग से डिस्कशन करूंगा, जहाँ पे टीसीएस में अगर आपको याद है 261G में एक नया प्रोविजन इंसर्ट हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जहाँ पे टीसीएस कलेक्ट होता है, जहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा अगर आप रिसीट कर रहे हो फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। उसके ऊपर भी एक प्रोविजन है, उसके ऊपर भी सम्स है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन उसके पहले मैं आपको फटाफट एक बार ये क्वेश्चन नंबर 9 गाइस डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, ताकि आप एक बार थोड़ा सा फोकस कर पाओ कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। मिस्टर अर्पन एजेड 35 ईयर्स सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इज टोटल इनकम। उसने ये सारा डिटेल्स दिया टोटल इनकम निकालने के लिए। सैलरी इनकम उसका 4 लाख है। लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इज 2,20,000। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी फॉर AY 2021 इज 2,30,000। सर अगर एक बार कोई लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है तो वो रिस्पेक्टिव इनकम के साथ ही सेट ऑफ होता है। बिजनेस लॉस है 1 लाख और बैंक इंटरेस्ट जो एफडी से कमाए वो है 80,000। तो सर सबसे पहले जो करंट ईयर लॉस है आप उसको सेट ऑफ करेंगे, बट लॉस फ्रॉम एचपी खाली 2 लाख तक ही सेट ऑफ हो सकता है, उससे ज़्यादा सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड और मतलब सर इसमें से आपका 20,000 क्या हो जाने वाला है? कैरी फॉरवर्ड। आपका 20,000 क्या हो जाने वाला है? कैरी फॉरवर्ड, जो करंट ईयर का एचपी लॉस है। ब्रॉड फॉरवर्ड एचपी लॉस तो आप खाली एचपी लॉ इनकम के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं। इस साल आपका कोई और मैक्सिमम अपना सेट ऑफ 2 लाख का हो गया है, तो और कोई एचपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो 2,30,000 प्लस 20,000, तो 2,30,000 प्लस 20,000 2,50,000 अपना एचपी लॉस आ गया जो अपने को कैरी फॉरवर्ड करना है। अब नेक्स्ट है बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता, बट बिजनेस लॉस आपका बैंक इंटरेस्ट एफडी जो है उसके साथ सेट ऑफ हो सकता है। तो ये आपका पूरा का पूरा नील हो गया। लेकिन यहां पे भी फिर आपका बिजनेस लॉस 20,000 बच जाएगा, 20,000 बच जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली सैलरी इनकम कितना है? आपका अल्टीमेटली सैलरी इनकम है 4 लाख में से 2 लाख सेट ऑफ कर लिए, 2 लाख। आपका बैंक इंटरेस्ट पूरा नॉक ऑफ हो गया, मतलब आपका टोटल इनकम पूछा है और आपसे पूछा है कितना लॉस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। तो टोटल इनकम कितना बताइए? टोटल इनकम तो गाइस 2 लाख ही है, टोटल इनकम तो 2 लाख ही है। और कितना एचपी लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड करेंगे आप? 2,50,000, 2,30,000 आपका ब्रॉड फॉरवर्ड और 20,000 आपका करंट ईयर है। और कितना का बिजनेस लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे? 20,000। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। एक बार मैं ऑप्शन देख लेता हूं। टोटल इनकम 2 lakhs and the loss from house property of 2,50,000 and business loss of 20,000 is to be carried forward to the subsequent assessment year. This is absolutely करेक्ट। टोटल इनकम नील, ये बिल्कुल गलत आंसर है। टोटल इनकम नील कैसे होगा सर? बिजनेस लॉस तो सैलरी के साथ आप सेट ऑफ कर ही नहीं सकते, तो टोटल इनकम नील का
कोई भी तरह का सवाल ही पैदा नहीं होता कि टोटल इनकम आपका नील होगा। तो गाइस इस तरीके का सवाल एग्जामिनेशन में बहुत आता है एंड आपको डेफिनेटली एग्जाम में ये सारा टेस्ट किया जा सकता है, ये सब कुछ टेस्ट किया जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार इंडिपेंडेंटली इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में जो RTP May 21 अपलोड हुआ है प्लीज़ उसको डाउनलोड करके चेक कर लेना। फिर चाहे आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, देखिए एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो तो लगभग सबका सिमिलर तरह का ही क्वेश्चन आता है, सिलेबस पूरा सेम है। तो चाहे वो CA का हो या CS का हो या CMA का, डज नॉट मैटर। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि सबको सबका क्लासेस एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है, कोर्सेज सम्स एक बार देख लेना चाहिए। तो क्वेश्चन 9 का अपना सही जवाब है क्वेश्चन 9A, ठीक है। वैसे ही देखिए एक और सवाल है, लास्ट सवाल ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिस्टर विकास ने ट्रांसफर किया 600 अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड टू अ कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर विकास ने 600 अनलिस्टेड शेयर्स ट्रांसफर कर दिया एक कंपनी का दूसरा कंपनी को ट्रांसफर किया है 15 दिसंबर 2020 को फॉर ₹3,50,000, जबकि उसका मार्केट प्राइस चल रहा था, फेयर मार्केट वैल्यू चल रहा था 5,15,000। The indexed cost of acquisition of the shares for Mr. Vikash was computed at ₹4,25,000। आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता दिया कि विकास का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। तो सर विकास के हाथ में तो डेफिनेटली कैपिटल गेन आने वाला है और आपको टैक्सेबल इंप्लीकेशंस पूछा है विकास के हाथ में और प्लस ABC प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में भी। सर ABC प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहा है? ABC प्राइवेट लिमिटेड सोचिए शेयर विकास से खरीद रहा है एंड उसके लिए शेयर क्या एक तरह का कैपिटल एसेट, इसका मतलब प्रॉपर्टी, इसका मतलब ABC प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में 56(2)(10) क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अपने को दोनों इंप्लीकेशंस के हिसाब से सोचना पड़ेगा। सर यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर्स बेचा है यानी कोटेड शेयर नहीं अनकोटेड शेयर है, तो इन दैट केस 50CA बोलता है कि आपका जो सेल कंसिडरेशन होगा दैट शुड नॉट बी लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 5,15,000। तो 5,15,000 में से मैंने इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दिया तो आई विल बी गेटिंग कैपिटल गेन्स जो कि मिस्टर विकास के हाथ में आने वाला है। तो 5,15,000 माइनस 4,25,000, देखिए प्रोविजन हिट नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगा। 90,000 का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा मिस्टर विकास के लिए। मैं बोल रहा हूँ 90,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल होगा ना, 3.5 लाख नहीं 5,15,000 का FMV है, उसके नीचे सेल कंसेशन नहीं मान सकते 50CA के हिसाब से। तो 90,000 उनका कैपिटल गेन है, वो भी लॉन्ग टर्म, ठीक है। नाउ द थिंग इज व्हाट इज द टैक्स इंप्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो ABC प्राइवेट लिमिटेड के बारे में सोचो कि ABC प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, उसने भी देखो 3.5 लाख रुपया दिया होगा किसको? विकास को, क्योंकि विकास ने तो 3.5 में ही बेचा एक्चुअली। तो ABC ने 3,50,000 में शेयर खरीदा जिसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या था? 5,15,000। जिसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या था? 5,15,000 था। तो ABC प्राइवेट लिमिटेड सर 56(2)(10) पहले इंडिविजुअल HUF के लिए एप्लीकेबल होता था, बट उसके बाद 56(2)(10) में भी अमेंडमेंट आ गया था कि वो सब पे एप्लीकेबल होगा। तो इन दिस केस कंपनी के ऊपर भी जो शेयर 3.5 लाख रुपए का खरीदा है वो 5,15,000 का फेयर मार्केट वैल्यू, यानी उसने कितना मनी बचाया सर? 5,15,000 में से 3,50,000, 5,15,000 में से 3,50,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन एंड द फेयर मार्केट वैल्यू इज 1,65,000 which is exceeding the अमाउंट विच इज 50,000। क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो पूरा डिफरेंस आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो इन दिस केस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कितना है? देखो 90,000 आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि मिस्टर विकास के हाथ में टैक्सेबल होगा और रेसिपिएंट के हाथ में ABC प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा? 1,65,000। तो एक बार देखते हैं सर, A तो लग ही नहीं रहा है, B तो लग ही नहीं रहा है, C देखिए 90,000 is chargeable to tax in the hands of Mr. Vikash as LTCG and 1,65,000 यानी difference between FMV and the actual consideration is 1,65,000 which is exceeding 50,000 and hence the entire difference is taxable as income from other sources in the hands of ABC Private। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर तो भैया C होगा, करेक्ट आंसर तो भैया C ही होगा। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछा जा सकता है जो मैंने आपके लोग भी कराया है। तो रेगुलर क्लास के मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स वो भी, और जितने भी स्टूडेंट्स जो कोर्स कर रहे हैं, जो कोई भी तरह का टैक्स रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, और उनको डेफिनेटली एग्जाम्स में ये सब सवाल आ सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून इन माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। और इस तरीके से अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो भैया सब्सक्राइब करो ना मत बोलना, बेल आइकन बटन दबाना मत बोलना, फटाफट आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलता रहेगा। और एग्जाम्स के पहले तो मैं भर भर के आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आपको हर चीज़ का एक सोल्यूशन मिल सके।
ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो किस पे आने वाला है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आएगा टीसीएस के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको टीसीएस रिलेटेड एक सवाल डिस्कस करूंगा। बहुत छोटा सवाल रहेगा, 10 मिनट का वीडियो भी नहीं रहेगा, 5 मिनट में लगभग वो वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।